नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक है वस्तुनिष्ठ, यानी हिस्ट्री वस्तुनिष्ठ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है कि इन चीजों को मतलब जो भी ग्रंथ है और उसके लेखक है उसको मैच करना है, यानी गणित के ग्रंथ और लेखक को मैच करना है। तो आइए हम लोग गणित तिलक, तो गणित तिलक किसका है? तो श्रीपति का है। ठीक है, गणित तिलक श्रीपति। बीज गणित, तो बीज गणित हो जाएगा हमारा भास्कराचार्य द्वितीय। उसके बाद पंच सिद्धांतिका, तो पंच सिद्धांतिका किसकी पुस्तक है? तो वराह मिहिर की। उसके बाद ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसका है? तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि धम्मपद निम्नलिखित में से किस निकाय में अंतर्विष्ट है? तो धम्मपद जो है निम्नलिखित में से किस निकाय में अंतर्विष्ट है? तो हो जाएगा हमारा खुद्दक निकाय। ऑप्शन 4 हमारा खुद्दक निकाय होगा। ठीक है, देखिए 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? तो 1810 के दशक में किसने संस्कृत और द्रविड़ में, ये दो भाषाओं में जो है 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा हमारा आंसर कॉलिन मैकेंजी। कौन हो जाएगा? कॉलिन मैकेंजी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा कॉलिन मैकेंजी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस कारक ने खरोष्ठी को पढ़ने में सहायता की? तो देखिए खरोष्ठी लिपि जो है, अब देखिए इसको पढ़ना, जैसे इंडो फारसी, जिन्होंने इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्ठी दोनों भाषाओं के राजाओं का नाम अंकित है, ये नहीं होगा। कनिंगम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे? नहीं। जॉन मार्शल पढ़ने में माहिर थे, ना कि कनिंगम। उसके बाद ब्राह्मी लिपि का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, कोई नहीं होगा। और ये डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए जब वी.एस. सुधाकर के संपादन में महाभारत का आलोचनात्मक स्मरण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तक किया गया कि क्या किया गया, उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। तमिल में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान देना, हड़प्पा में पाई गई पांडुलिपियों पर विशेष ध्यान देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देश के विभिन्न हिस्सों में ली गई पांडुलिपियों में एकत्र किया जाएगा। ठीक है, यही है जब वी.एस. सुधाकर के संपादन महाभारत के आलोचनात्मक विस्मरण दिया है, वो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही मैच खा रहा है और ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए संतों की जीवनी, जिसे हैजियोग्राफी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए संतों की जीवनी में जो है इसमें धार्मिक नेताओं की जीवनी लिखी जाती है, जिसे हम लोग हैजियोग्राफी के नाम से जानते हैं, या फिर उस संत के जो भी अनुयायी होते हैं उस संत के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो देखिए धार्मिक नेताओं की जीवनी, ये सही होगा। जमींदारी को जीवनी नहीं, धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड जो संत होते हैं या नेता होते हैं उसी की जीवनी लिखी जाती है, ना किसी जमींदारों की और ना ही किसी महाजनों की। ठीक है, अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी बिल्कुल सही होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए
निम्नलिखित में से 5वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कौन सी चीनी यात्री है जो भारत आया था, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन भारत आया, तो सबसे पहले जो है फाइयान भारत आया था। उसके बाद देखिए हैंसोंग भारत आया था। ठीक है, 5वीं से 7वीं के मध्य में। तो फासियन यानी फाइयान और जुआन हैंसोंग का एक और नाम था जुआन जियान। ठीक है, तो फाइयान और हैंसोंग ये दोनों। ठीक है, तो यही वाला है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 1 और 2, फाइयान और हैंसंग। फाइयान को फासियन भी कहा जाता है, जुआन जियान हैंसोंग को भी कहा जाता है। तो फाइयान और हैंसंग दोनों ही, यानी कि 1 2, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। ठीक है, यह डिटेल दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अब देखिए चारण चित्र, चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो चारण चित्र जो है तालपत्र इत्यादि में लिखा जाता था, और उसके बाद जब कागज का आविष्कार हुआ तो पेपर में लिखा गया। ठीक है, तो कागज यानी पेपर और ताड़पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सबसे पहले पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपयुक्त में से जितने भी पांडुलिपि है, ठीक है, वो सारे ताड़पत्र ताम्रपत्र में और तालपत्र में लिखे जाते थे। अब 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखन कौन है। तो एक है हमारा अल्फ्रेड फाउचर और दूसरा है हमारा जॉन मार्शल। ठीक है, और अशोक के जितने भी लिखित शिलालेख उसको पढ़ने का प्रयास भी जेम्स जॉन मार्शल ने या जेम्स प्रिंसअप ने किया था। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा कि 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखन किसने किया है। तो अल्फ्रेड फाउचर और जॉन मार्शल। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये इसका डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखिए प्राचीन अभिलेख में आमतौर पर शासकीय वर्ष पर संवत अंकित होता था। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई विभिन्न संवतों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसको देखना है कौन कौन सा संवत का प्रचलन किया गया था। तो देखिए कालाचूरी संवत भी किया गया था, गुप्त संवत भी किया गया था, चालुक्य विक्रम संवत भी किया गया था, कोलार संवत का प्रयोग जो कि तमिलनाडु में काफी पॉपुलर था, उसका भी प्रयोग किया गया था। तो देखिए कालाचूरी चंदी संवत 248 सीई में आरंभ, यानी बीसीई में आरंभ। गुप्त काल में जो संवत था 319 से 20 सी में आरंभ होता है, यानी बीसी में आरंभ होता है। उसके बाद 1076 में चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में या क्षेत्रों के अभिलेखों में किया गया है। ठीक है, 824 के कोलार संवत, ठीक है, का प्रयोग केरल और तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों में अभिलेखों में किया गया है। तो ये चारों ही सही है, क ख ग घ। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, क ख ग घ। देख लीजिए क ख ग घ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा महाभारत के सप्त सहस्त्रीय संहिता के रूप में वर्णित है। तो पहले देखिए महाभारत में एक बात याद रखिएगा, ये जो महाभारत है इसमें 1,00,000 जब श्लोक होता है तो उसको हम लोग सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। सत का मतलब होता है 100, सहस्त्री का मतलब होता है 1000, यानी कि 100,000 श्लोकों का संग्रह ही सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आम भाषा में 1,00,000 श्लोक है, इसीलिए इसे सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर। सत का मतलब 100, सहस्त्री का मतलब होता है 1000, तो 100,000 यानी कि आम भाषा में
1,00,000। ठीक है, तो 100,000 यानी कि सप्त सहस्त्र संहिता। ठीक है, इसको जान लीजिएगा। तो ये महाराजा सापेक्ष का खो ताम्रफल नहीं, महाराजा जगन्नाथ का खो ताम्रलेख 177 ये भी नहीं होगा। उसके बाद है महाराजा सर्वनाथ का खो ताम्रलेख वर्ष 214, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, महाराजा हस्तिन का खो ताम्रपत्र 163 ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सर्वनाथ का खो ताम्रलेख वर्ष 214। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाराजा सॉरी, चारों वेदों में से किस वेद में दार्शनिक सूक्त उपलब्ध होते हैं? तो ऋग्वेद में होता है दार्शनिक सूक्त उपलब्ध, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 ऋग्वेद। उसे इनमें से सत्य कथन का चयन कीजिए। अब सत्य कथन का चयन करना है हम लोगों को, तो सबसे पहले लिखना है, देखना है हम लोगों को, तो अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के लिखित आज्ञा को शासन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण का नाम अध्याय प्रचार है, ये भी सही है। अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण का नाम अक्षर प्रचार है। ठीक है, मनुस्मृति में 5 अध्याय है, नहीं मनुस्मृति में 5 नहीं बल्कि 12 अध्याय है। उसके बाद पांडुलिपि या ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं, नहीं, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर और ब सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ ब 4 नंबर में है अ ब, तो अ ब सही है। उसके बाद देखिए इनमें से भास, देखिए इसमें भार वीर चित्त महाभारत, देखिए इसमें से भास वीर चित्त महाभारत चित्त स्वरूपों का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा एक दूत वाक्य और दूसरा हो जाएगा हमारा का मध्य माव योग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूत वाक्य और मध्य, तो एक हो गया हमारा दूत वाक्य। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा को चेक कर लेने दीजिए। अभिषेक बालचरित दूत वाक्य और एक मध्यम वाय योग्य। हाँ, तो देखिए दूत वाक्य हो जाएगा और एक मध्यम वाय योग हो जाएगा। ठीक है, इनमें से भास, इनमें से भास वीरचित और महाभारताचित स्वरूपों का चयन कीजिए, तो दूत वाक्य हो जाएगा और एक मध्यम व योग्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 100 और 2, ऑप्शन नंबर 4 में है 100 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है हमारा 100 और 2, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का जो नाटक आधार शकुंतलो, तो शकुंतलो शकुंतलोपाख्यान है। ठीक है, तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कालिदास का जो भी अधिकतर जिन्होंने भी अपना नाटक लिखा है वो कहीं ना कहीं महाभारत को अपना आधार बना करके लिखा है। ठीक है, महाभारत का किसी पर्व से संबंधित होगा या फिर वो महाभारत से ही उसका विषय वस्तु जो है उससे रिलेटेड ही वो लोग लिखते थे। तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का जो भी नाटक आधार माना है, वो जो है नाटक का महाभारत के आदि पर्व का जो एक अंश है जिसको हम लोग कहते हैं शकुंतलापोख्यान। ठीक है, ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जो महाभारत का एक पर्व है जिसको हम लोग बोलते हैं आदि पर्व, उसी पर आधारित है एक शकुंतलोपाख्यान। ठीक है, शकुंतलोपाख्यान, तो ये अ नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है कि यह उपाख्यान जो
जो भी उपाख्यान है, यह उपाख्यान महाभारत के स्त्री पर्व में प्राप्त होता है, यह गलत है। श्री हर्ष ने नैषधि चरित का आधार लपो नलोपाख्यान नलोपाख्यान है, ये बिल्कुल सही है, ये भी वाला सही है, ये भी महाभारत पर आधारित है। ठीक है, महाभारत पर आधारित है। ठीक है, महाभारत का ही एक अंश है, यानी कि महाभारत के किसी पर्व का नलोपाख्यान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर और स एकदम मिल रहा है। 2 नंबर यह एक अलंकृत कथा ग्रंथ है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर और ब सही है। और नलोपाख्यान जो है इसमें कुल 22 सर्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है सारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, और स। ठीक है, उसके बाद देखिए नागार्जुन। देखिए नागार्जुन का हो जाएगा हमारा, देखिए नागार्जुन हो गया, शांति देव हो गया, शांत रक्षित हो गया, चंद्र कृति हो गया। ठीक है, तो इसका बारे में हम लोग को जानना है। तो नागार्जुन का हो जाएगा मध्यमिका कारिका। ठीक है, तो अब 3 नंबर हो जाएगा उसका। शांति देव का हो जाएगा हमारा सूत्र मुख्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शांति देव का है सूत्र समुच्चय हो जाएगा। नागार्जुन का है मध्यमिका कारिका हो जाएगा। ठीक है, शांत रक्षित का क्या हो जाएगा, शांत रक्षित का तत्व संग्रह हो जाएगा। चंद्र कृति का क्या हो जाएगा, प्रश्न पदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद अधोलिखित नाटक को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो नाटक है उसके अनुसार हम लोग को अरेंज करना है। तो मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, उसके बाद है प्रतिमा नाटक है, उधर मुद्रा राक्षस है। उसके बाद अनर्घ राघव है। ठीक है, अनर्घ राघव है। तो इसको हम लोग को अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा प्रतिमा नाटक जो कि भाष्य के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आएगा हमारा मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास का है। उसके बाद आएगा हमारा मुद्रा राक्षस, राक्षस यानी विशाल यानी विशाख दत्त। उसके बाद अनर्घरा राघव। ठीक है, तो अनर्घ राघव का क्या हो जाएगा, अनर्घ कवि मुरारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैचिंग भी कर लीजिए। प्रतिमा नाटक भाष्य मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा विशाख दत्त, अनर्घ राघव का हो जाएगा कवि मुरारी। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न विदेशी यात्रियों के उनके भारत आगमन के कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो सबसे पहले आएगा मेगास्थनीज, उसके बाद आएगा टॉलमी, उसके बाद आएगा फाइयान, उसके बाद आएगा अल्बेरोनी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा ब, उसके बाद आएगा अ, उसके बाद आएगा द, वह अल्बेरोनी। अल्बेरोनी तो 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, जिन्होंने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद लिखा है। उसके बाद देखिए महाभारत के पर्वों को, देखिए महाभारत के पर्वों को क्रम में कीजिए। तो देखिए महाभारत में कुल 18 पर्व है। ठीक है, 18 पर्व में सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आदि पर्व। उसके बाद इधर आएगा क्रम के अनुसार सभा पर्व, उसके बाद वन, उसके बाद विराट। और एक बात याद रखिएगा, भीष्म पर्व का जो छठा पर्व है, यानी माफ कीजिएगा, महाभारत का जो छठा पर्व है भीष्म पर्व,
उसी का एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा आदि, सभा, वन, विराट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला राज तरंगनी कश्मीर का एक प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है, बिल्कुल है। ठीक है, जिसको कलहड़ ने लिखा था। राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास। उसके बाद है समरा ग्रंथ सूत्रधार व्याकरण का एक विशेष विश्वकोश है। उपयुक्त कथन का पहचान कीजिए। तो ये समरा सम्रांग सूत्रधार जो है वो विश्वकोश नहीं है, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा राज तरंगिनी वाला। तो ऑप्शन नंबर एक सही है, दो गलत है। उसके बाद देखिए कीर्तार्जुनियम की कथा वस्तु का आधार स्रोत है। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि जितने भी लगभग अधिकतर पुस्तक है, उन्होंने जो भी अपना कथा वस्तु है उसका आधार महाभारत को ही माना है। तो कीर्तार्जुनियम कथा वस्तु का आधार स्रोत है महाभारत। ठीक है, उसके बाद बुद्ध चरित्र के लेखक है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन भवभूति की रचना नहीं है? तो भवभूति की रचना कौन नहीं है? तो देखिए उत्तरा रामचरित है। ठीक है, यहाँ देखिए उत्तरा रामचरित है, मालती माधव है, रत्नावली नहीं है, महावीर चरित है, तो रत्नावली नहीं होगा। ठीक है, अधोलिखित कौन कल्प वेदांत के अंतर्गत माने जाते हैं? तो एक है धर्म सूत्र, दूसरा कल्प सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है, कल्प वेदांत के अंतर्गत कौन माने जाते हैं? तो धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो ऑप्शन अ और स, ऑप्शन नंबर अ स, 3 नंबर में अ स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अधोलिखित में से लिपियों के समूह का विकल्प चुनिए। तो अधोलिखित जो भी है, एक है माधवी, दूसरा है नेवारी। नेवारी जो है नेपाल में काफी प्रचलित लिपि है, जिसको देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है। तो माधवी और नेवारी। ठीक है, तो अ और द, अ द, नहीं अब नहीं होगा। देखिए माधवी और नेवारी, नहीं माधवी नहीं होगा, शारदा। शारदा और नेवारी। ठीक है, लिपि कौन सा है? शारदा लिपि, जो कि पंजाब की लिपि है, याद रखिएगा। शारदा लिपि जो कि पंजाब की लिपि है। ठीक है, पंजाब एवं कश्मीर की लिपि में इसका उद्भव हुआ है शारदा लिपि का। और एक है नेवारी लिपि जो नेपाल में प्रचलित, जिसको देवनागरी लिपि में भी लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा शारदा और नेवारी, ब और द, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा सुत्त पिटक के निकाय का चयन कीजिए। तो एक है सुप्त निटक का चयन का संयुक्त निकाय, और एक हो जाएगा हमारा अंगुतर निकाय। सुप्त निकाय और अंगुतर निकाय। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद देखा विवेक चूड़ामणि। तो विवेक चूड़ामणि का क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। मिताक्षरा किसने लिखा है? तो विज्ञानेश्वर निकाल लिखा है। दाय भाग किसने लिखा है? तो जिमुत वाहन ने लिखा है। और दाय भाग क्या है? तो आपको पता हो जाना चाहिए कि दाय भाग क्या है। तो दाय भाग वही चीज है जिसमें पिता की संपत्ति का जो भी अधिकार होगा, तो पिता के मृत्यु के बाद है जो है पुत्र का जो है पिता के संपत्ति पर अधिकार होता है। ठीक है, दाय भाग में ये वर्णित है। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जान लेना जरूरी भी है। ठीक है, तो मनोवर्थ चंद्रिका क्या है? तो मनोवर्थ चंद्रिका हो जाएगा आपका राघवानंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, देख लीजिए। उसके बाद देखिए कथा सरित सागर। ठीक है,
उसके बाद बुद्ध चरित, उसका नाट्य शास्त्र, उसके बाद वृहत संहिता। तो सबसे पहले आएगा नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा। उसके बाद आएगा वृहत संहिता, वृहत संहिता हो जाएगा वराह मिहिर। उसके बाद कथा सरित सागर सोमदेव, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। तो देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि, बुद्ध चरित अश्वगेध, बुद्ध संहिता नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। बुद्ध संहिता नहीं होगा बल्कि वृहत संहिता होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। उसका हो जाएगा वराह मिहिर, कथा सरित सागर सोमदेव। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए को अभिकथन और दूसरे को ब के साथ में देखना है। तो देखो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं और लिखी जाती है, मतलब खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। उसके बाद कारण ब है, यह लिपि पश्चिम एशिया से आई थी। तो देखिए खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, सही है, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। यह लिपि पश्चिम एशिया से नहीं, पश्चिम एशिया नहीं बल्कि दक्षिण एशिया से है, ये गलत है, ठीक है। तो केवल और सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए जो भी कथन उसको मैच करना है, मतलब कौन सा सही है तर्क के साथ देखना है। वेदों के संपर्क जो है अर्थबोध के लिए वेदांगों की रचना हुई है, बिल्कुल सही है। गौतम का न्याय सूत्र भारतीय तर्क पद्धति का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए कथनों को मैच करना है। प्राचीन ग्रीक एवं रोमन भूगोलविदों ने भारतीय महासागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी की एरेथियन सागर का नाम से उल्लेखित किया है, बिल्कुल सही है। हेनसंग एक भूगोलविद था जिन्होंने 4वीं शताब्दी में यहाँ तक भूगोलविद नहीं थे, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर, 1 नंबर सत्य है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा देख लीजिए सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है श्रीमद भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलिंगटन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना जयदेव, ऑप्शन नंबर द जयदेव, ठीक है। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में लगा है और हमारा कुछ बचा हुआ है, उसके बाद प्राचीन जो भी स्रोत है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, बस कुछ बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। बस कुछ बचा हुआ है उसे कंप्लीट करने का सारा मैं आपको कराऊंगा, अच्छे से स्पीड में कराऊंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।